नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। अ, मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में निवास करती हूं। तो वादे के मुताबिक मैं वापस उपलब्ध हूं एनजीओ जानकारी के एक नए वीडियो को लेकर। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि मैं नीति आयोग का एक वीडियो, नीति आयोग या एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन का वीडियो बहुत डिटेल्स में बनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। और आप वो वीडियो, वो रजिस्ट्रेशन अपने आप भी कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं किया जा सकता। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, वो या जिनको इंटरनेट की थोड़ी बहुत जानकारी है, वो इस रजिस्ट्रेशन को अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो सॉरी, एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन जो है, इसको नीति आयोग रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसकी आवश्यकता ये होती है कि ये एनजीओ दर्पण एक ऑनलाइन पोर्टल है जो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है। और ये जो पोर्टल है, ये देश भर में एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए बनाया गया। मतलब इस पोर्टल पर देश भर के जितने भी एनजीओ हैं उनको रजिस्टर करना अनिवार्य भी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि उनका डिजिटल एग्जिस्टेंस हो जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिससे कि वे सारी सरकारी योजनाओं, फंडिंग और गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किए गए जितने भी लाभ हैं उनको उठा सके। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा। फिर भी मैं आपको एक स्टेप में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या क्या फायदे होते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट 5 फायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि आप इसके बिना बैंक अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते हैं। दूसरा ये है, सरकारी फंडिंग के लिए पात्रता है, सीएसआर फंडिंग मिलती है। लीगल एंड ट्रांसपेरेंसी, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दिस रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एनजीओ। और इसमें गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी टेंडर्स वगैरह निकलते हैं उसके लिए भी आप भागीदार बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर मैं बता रही हूँ, इसके रजिस्ट्रेशन के बिना आप कोई भी सरकारी ग्रांट, कोई भी सीएसआर ग्रांट, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी फंड, बैंक अकाउंट, कुछ भी ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये रजिस्ट्रेशन बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये इसकी स्टेप्स क्या होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे कि आप जो है वो इसको अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने एक पीडीएफ भी बनाया था तो वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। नहीं हो पाएगा पीडीएफ, दैट्स ओके। बट मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि आपके स्टेप्स कैसी होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे जाएं। आप जो गूगल पे आप एनजीओ दर्पण टाइप करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन होगी, NGOdarpan.gov.in। याद रखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स होती है उसमें एंड में gov.in होता ही है। यदि gov.in नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट की साइट नहीं है, वो कोई फर्जी साइट है। ऐसी साइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की सहायता लें। हाँ, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, पर यस, आपके कॉन्फिडेंशियलिटी और आपके डॉक्यूमेंट आप तक रहते हैं। ये व्यक्ति वही समझ सकते हैं, ये बात वही समझ सकते हैं जिन्होंने धोखा खाया है। आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप प्लीज कंफर्म करने के बाद ही अपने डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड करें। तो पहले आप पोर्टल पर जाएं, फिर आप जब पोर्टल पे साइन अप का क्लिक करेंगे, नीचे रजिस्टर भी लिखा हुआ आता है, रजिस्टर करें। साइन इन मतलब जिनकी आईडी बन गई है, साइन अप या रजिस्टर मतलब जिनको ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करना है। जब आप उसको साइन अप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे संस्था का नाम मांगेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, पोर्टल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जिन लोगों ने पुराने पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है, अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए लेकिन उनकी जो है वो अभी तक दर्पण आईडी, यूनिक आईडी जनरेट नहीं हुई है, तो वो लोग जल्दी से अपने पूरा कर लें प्रोसेस और यूनिक आईडी ले लें। क्योंकि 7 मार्च के पहले यदि किसी ने डाल रखा है एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनके डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, उनकी प्रोसेस डिस्कार्ड हो जाएगी और उनको नए तरीके से काम करना पड़ेगा पूरा। तो इस बात का ध्यान रखें। ये एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे प्रॉपर एक लाइन चल रही है जिसमें बताया गया है कि 7 मार्च से पहले लोग जिन्होंने किया है, आईडी प्राप्त नहीं की है, वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करें। तो साइन अप पे करने के बाद वो सबसे पहले संस्था का नाम मांगता है, फिर संस्था का पैन नंबर मांगता है। ठीक है। तो पैन नंबर के बाद वो प्रकार पूछता है कि आपकी कौन सी संस्था है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 है, जो भी है वो आप भरें।
फिर इसके बाद एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अभी उन्होंने क्या करा है कि उसी टाइम चीफ फंक्शनरी का नंबर मांग लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, तीनों में से जो सबसे मोस्ट एक्टिव पर्सन है, या एक व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे पास सारे ओटीपीज आए, दर्पण के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ईमेल्स मेरे पास आए, तो वो व्यक्ति अपना नाम वहां पर डालें। तो एनजीओ की जानकारी डालने के बाद उस पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जाता है। फिर उसका ओटीपी जो है वो उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जाता है। उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जानने के बाद आपके पास एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। उसमें नए नए रजिस्ट्रेशन के अनुसार क्या होता है कि एक यूनिक पासवर्ड भी जो है वो जो पर्सन है उनके मेल पे जाता है। उस मेल, उस पासवर्ड को डालने के बाद आप उसको अपना पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आजकल वो लोग एमपीआईएन नंबर भी जनरेट करवा रहे हैं। जैसे हम लोग फोन पे चलाते हैं ना, तो उसमें अपना नंबर डालते हैं, एमपीआईएन वॉट एवर नंबर की, या हम उस नंबर से लॉगिन कर लें। ऐसे एक 4 डिजिट का नंबर डाल के आप आजकल एनजीओ दर्पण पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप अपना वो कर लेंगे ना, तो आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। अब यहाँ से स्टेप शुरू होती है। तो अब इसके बाद हमारा जो होता है वो ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगी प्रोफाइल। ठीक है। अब एनजीओ की पूरी प्रोफाइल बनती है। तो एनजीओ का नाम, पैन नंबर तो वो स्टार्टिंग में ले लेता है, उस पर्सन का नाम। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि सबसे शुरू में आप जो नाम और नंबर डाल रहे हैं, एनजीओ का नाम अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो उसी नाम से फ्रीज हो जाएगा, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई मोबाइल नंबर डाल दिया है तो वही नंबर जो है वो परमानेंट हो जाता है, आप बीच में एडिट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है अभी तो डाल दो बाद में चेंज कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। दर्पण में एक बार अगर एनजीओ का नाम और मोबाइल नंबर फ्रीज हो गया तो फिर वो हो ही जाता है। फिर आपको नीति आयोग डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर इसके बाद आप एनजीओ की पूरी प्रोफाइल बनाएं। ठीक है। फिर जब आपका वो फ्रीज हो जाता है, इसके बाद वो पंजीकरण की तारीख लेता है। इसके बाद पंजीयन नंबर लेता है। इसके बाद आपका कार्यक्षेत्र क्या है, सदस्यों का विवरण। पहले कैसा होता था, आपने 3 मेंबर डाल दिए, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, और आपका काम हो गया। अब आपके जितने भी मेंबर है, कम से कम 7 और अधिक से अधिक जितने भी मेंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डलवाए हैं, उन पूरे मेंबर्स की डिटेल्स उसके अंदर जाती ही जाती है, आपको जाना ही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप ये नहीं सोच सकते कि अरे इसके पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, या संस्था की ईमेल आईडी रखते हैं बार बार किसी का ईमेल आईडी, तो वो नहीं लेता है। स्पेसिफिक ईमेल आईडी वेरीफाई करता है। तो उस पर्सन की ईमेल आईडी डालने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है। तो ये, और फिर इसके बाद अगर कोई फंडिंग मिली है तो फंडिंग स्रोत आपको उस पर डालना पड़ेंगे। ठीक है। और ये डालने के बाद फिर क्या होता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्टेप जो आता है, पहले क्या होता था कि आपने पैन नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो ही होता था। आजकल आपको सर्टिफाइड बायोलॉजी की कॉपी भी अपलोड करनी होती है। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाला, फिर आप संस्था का पैन कार्ड वो स्टार्टिंग में वेरीफाई कर लेता है। फिर आपका मेमोरेंडम या बायोलॉजी की कॉपी सर्टिफाइड कॉपी जो रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड होती है, वो सर्टिफाइड कॉपी डालना होती है। मेंबर की लिस्ट आप अपने पास से रखें ताकि आप उसमें जानकारी पूरी भर सकें। और फिर इसके बाद आप करेंगे आवेदन सबमिट। ये भी दो आजकल स्टेप में होने लगा है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ये वेरिफिकेशन मांगता है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले वेरिफिकेशन के बाद जो होता है, वेरिफिकेशन से पहले क्या होता है, वो आपको एक अंडरटेकिंग लेता है कि आपने जो जो भी जानकारी भरी है वो जानकारी करेक्ट है। और आजकल वो लोग एक नया काम कर दिया है, वो किसी क्या बोलते हैं आपका, साक्षी, विटनेस की डिटेल्स भी लेते हैं। तो आप जब भी जमा करें या दर्पण रजिस्ट्रेशन करें, तब एक विटनेस भी लें जो उन 7 मेंबर से बाहर का हो। ऐसा नहीं कि 7 मेंबर्स में से कोई एक नंबर व्यक्ति को विटनेस बना दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, आप वहीं वहीं घूमते रहेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो विटनेस का पैन कार्ड और आधार कार्ड मंगवा के रखें, क्योंकि उसमें विटनेस की पूरी जानकारी जाती है। इसके बाद अंडरटेकिंग होती है, शपथ पत्र होता है, उसमें वो आपसे प्रॉपर साइन करवाते हैं। ऑनलाइन ही होता है सब कुछ कि सॉरी, थोड़ा सा कफ कोल्ड हो रहा है। तो उसमें प्रॉपर बहुत क्लियर होता है कि आपने जो जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है, यदि सही नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन होता है, अगेन आपके पास ओटीपी जाता है।
और जब आप ओटीपी डाल देते हैं इसके बाद आपकी यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो होता था, प्रोसेस बढ़ गई है, मैं मानती हूँ, काम भी बढ़ गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो 3 3 4 4 दिन और कई बार पोर्टल की प्रॉब्लम की वजह से 7 7 दिन भी लग जाते थे आईडी जनरेट होने में, अब वो 2 से 3 घंटे में आईडी जनरेट हो जाती है। तो प्रोसेस बढ़ा है, टाइम भी बढ़ा है, काम भी बढ़ा है, स्टेप्स भी बढ़ी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अर्जेंट में अगर यूनिक आईडी चाहिए तो आपको अर्जेंट में एक दिन में एनजीओ दर्पण की यूनिक आईडी प्राप्त हो जाती है। दस्तावेज मैंने आपको बता दिया, सर्टिफिकेट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ बायलॉज चाहिए और मेंबर्स की लिस्ट चाहिए विद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। और अगर आपका पुराना एनजीओ है और आपने अपने मेंबर्स चेंज किए हैं तो उनका वो डे भी जाता है कि जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है। जैसे मान लिया आपका एनजीओ भले 2009 का रजिस्टर है, लेकिन आपने अपनी मेंबर लिस्ट में बदलाव किया है, नया संशोधन किया है, और आपके मेंबर्स जो हैं वो 2014 में नए आए हैं, तो 2014 की जो पर्टिकुलर डेट है जिस दिन आपका वो साइन हुआ था, आपने मीटिंग के मिनट्स बनाए थे, आपने प्रस्ताव अनुमोदित करवाया था कि इतनी तारीख को आपके मेंबर चेंज हुए, वो तारीख वहां पर जाती है। ठीक है। बायलॉज में आपके पुराने मेंबर्स रहते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफाइड कॉपी के अकॉर्डिंग आपके नए मेंबर की लिस्ट वहां पर जाती है। तो ये है एनजीओ दर्पण की पूरी जानकारी। आप ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तो आप इसको अपने सामने रखिएगा। देखिए, मैं आपको ये करके भी दिखा सकती थी, लेकिन ये सब जब मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी ना तो किसी पर्टिकुलर एनजीओ की पर्सनल डिटेल्स मुझे शेयर करना पड़ जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये मैटर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। जो कोई व्यक्ति मुझे विश्वास करके अगर मेरे से दस्तावेज शेयर करता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको संभाल कर अपने पास रखूं, किसी के साथ शेयर ना करूं। अन्यथा मैं ये पोर्टल ओपन करके आपको रजिस्ट्रेशन करके भी सारी चीजें दिखा देती। लेकिन मेरा मानना है कि जो स्टेप मैंने बताई है, अगर आप जब अपना एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये वीडियो आप अपने सामने ओपन करके रखेंगे ना, तो ये एक एक स्टेप आपको पूरी समझ में आती जाएगी और आप करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी और विषय पे भी आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको जरूर वीडियो बना कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।